आज हमारा टॉपिक है मिस बीट्स पर। मिस बीट्स से रिलेटेड हमने ऑलरेडी वीडियोस किए हैं। आज स्पेसिफिकली हम मिस बीट के रिस्क फैक्टर्स पर बात करेंगे। मिस बीट्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या होती हैं उस बारे में बात करेंगे। इसके साइंस और सिम्टम्स क्या हैं उस बारे में बात करेंगे। हमने मिस बीट्स के टॉपिक को 3 सेपरेट वीडियोस में डिवाइड किया है। एक में मिस बीट्स का इवैल्यूएशन पर बात किया है, एक मिस बीट्स के ट्रीटमेंट पर बात किया है। आज उसके रिस्क फैक्टर्स, कॉम्प्लिकेशंस और साइन और सिम्टम्स पे बात करेंगे। वो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या टाइप्स हैं, उस पर बेसिक डिस्कशन करेंगे। क्या हर आदमी को जिसको मिस बीट्स है सबको प्रॉब्लम होगी, इस बारे में बात करेंगे। आज का टॉपिक है मिस बीट्स के रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। ऑब्वियसली रिस्क फैक्टर्स को अगर आप कम करोगे तो आपका मिस बीट्स का प्रॉब्लम भी कम हो जाएगा। स्ट्रेस एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। अगर किसी को लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, प्रॉपर नींद नहीं आ पाती है, उसकी लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा मेंटल प्रॉब्लम्स है, सोशल प्रॉब्लम्स है, फैमिली प्रॉब्लम्स है, तो उनको एक्टोपिक्स आने का प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। ऑब्वियसली इसका आप उल्टा करेंगे तो आपका मिस बीट्स का प्रॉब्लम कंपेरेटिवली कम हो जाएगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक ड्रिंक्स लेने की आदत है, स्मोकिंग करने की आदत है, टोबैको लेने की आदत है, या बहुत ज़्यादा कैफिनेटेड ड्रिंक्स जैसे कि चाय, कॉफ़ी या एनर्जी ड्रिंक्स लेने की आदत है, तो इससे भी आपका मिस बीट्स का फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा और इससे भी आपका प्रॉब्लम्स होने का चांस बढ़ जाएगा। तो अगर आपको ये इश्यूज़ हैं तो आप डेफिनेटली आपको इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। चाय कॉफ़ी का इंटेक को कम करने की ज़रूरत है। अल्कोहल या स्मोकिंग ये सब चीज़ों को कंपैरेटिवली बंद करने की ज़रूरत है या बहुत कम करने की ज़रूरत है। तो आपका मिस बीट्स रिलेटेड प्रॉब्लम उससे भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है इस्कीमिया, यानी हार्ट की नलियों में अगर ब्लॉकेज है और कोई एरिया में ब्लड सप्लाई अगर अपर्याप्त है, यानी एडिक्वेट ब्लड नहीं मिल पा रहा है, तो वो भी मिस बीट्स का एक इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आपको नलियों के ब्लॉकेजेस के लिए एंजियोग्राफी करना पड़ेगा। पहले ऑब्वियसली आपको ट्रेडमिल करके देखना पड़ेगा कि है या नहीं, उसमें पॉजिटिव आता है तो एंजियोग्राफी करना पड़ेगा, एंजियोग्राफी में पॉजिटिव आता है तो ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। ये ट्रीटमेंट करने से अगर इस्कीमिया रिलेटेड एक्टोपिक्स हैं तो आपका कंपेरेटिवली जल्दी आपका ब्लॉकेज प्रॉब्लम कम हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है अगर किसी को थायराइड का प्रॉब्लम है, थायराइड अगर ज़्यादा है तो एक्टोपिक्स हो सकते हैं, क्योंकि ये स्ट्रेस हार्मोन्स बनाता है, कैटेकोलामिन्स बनाता है, और ये थायराइड हार्मोन्स हार्ट को इरिटेट या एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से थायराइड वाले पेशेंट में हार्ट रेट भी बढ़ जाता है, एक्टोपिक्स भी ज़्यादा आते हैं। किसी को अगर कार्डियोमायोपैथी है, यानी हार्ट की दीवार अगर मोटी है, खासकर अगर हाइपरट्रोफिक या इस्कीमिक या डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी है, रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी है, ये सारी ही बीमारियों में हार्ट ओवर एक्टिवेट होता है, जिसकी वजह से लोगों को एक्टोपिक्स आ सकते हैं, जिसकी वजह से लोगों का हार्ट फॉल्सली एक्टिवेट हो सकता है। तो अगर आपको इस तरह का प्रॉब्लम है तो उसे कंट्रोल करना पड़ेगा। इको करने से इनका इवैल्यूएशन कर सकते हैं, आगे ट्रीटमेंट में प्लानिंग में मदद कर सकता है। नेक्स्ट है अगर किसी को वैल्वुलर हार्ट का प्रॉब्लम्स है या हार्ट का जन्म से कोई प्रॉब्लम है, कोई वैल्व का या कोई छेद वेद है जिसकी वजह से हार्ट डायलेट हो गया है, तो ऐसे केसेस में भी आपको एक्टोपिक्स ज़्यादा हो सकता है। वैसे केस में उस प्रॉब्लम को अगर आप सॉर्ट आउट करेंगे तो आपका प्रॉब्लम कम हो जाएगा, लाइफ का रिस्क कम हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लोग पूछते हैं, क्या ये एक्टोपिक्स हार्ट को डैमेज करते हैं? यूजुअली नहीं। अगर 1 मिनट में 1 या 2 या 10 बार हो रहे हैं तो वो आपको हार्ट को बहुत ज़्यादा एक्टिवेट नहीं करेंगे। 7 से ज़्यादा अगर किसी को एक्टोपिक्स हो रहे हैं तो उसे फ्रीक्वेंट एक्टोपिक्स की कैटेगरी में रखते हैं। दिन भर में अगर 1000 से ज़्यादा किसी को एक्टोपिक्स हो रहे हैं तो वो धीरे धीरे करके हार्ट को फेल कर सकता है। 10,000 से ज़्यादा एक्टोपिक्स हो रहे हैं, यानी कि आपका टोटल हार्ट बीट का जो कंडक्शन है उसका 10% से ज़्यादा अगर एक्टोपिक्स के फॉर्म में आ रहा है तो वो डेफिनेटली आपके लिए हार्ट के लिए डेंजरस है और उसमें आपको रिस्क हो सकता है। अगर एक आध बार किसी को हार्ट का एक्टोपिक आ रहा है या मिस बीट आ रहा है या दिन में 4 बार हो रहा है तो उसको ट्रीट करने की ज़रूरत भी नहीं है, वो हार्ट को डैमेज भी नहीं करेगा। उसके लिए आपको कोई एंजियोग्राफी करने की ज़रूरत भी नहीं है, कोई अगर छोटा मोटा ब्लॉकेज हो तो उसे ट्रीट करने की ज़रूरत भी नहीं है, और उससे आपकी मृत्यु होने का चांस या लाइफ का रिस्क होने का चांस बहुत ज़्यादा नहीं होगा। आपकी लाइफ नॉर्मल ही रहेगी, उसके लिए बिल्कुल बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट जो एक्टोपिक्स रिलेटेड हार्ट फेलियर भी है, वो जैसा कि मैंने कहा वो हज़ारों अगर दिन में हो रहे हैं तो ही हार्ट फेलियर होगा, यानी कि जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है और अबनॉर्मल इंपल्सेस बहुत सारे तरह के बहुत ज़्यादा हार्ट में आ रहे हैं तो ही वो हार्ट फेलियर करेगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये क्योंकि हार्ट को परमानेंट डैमेज नहीं करता है, हार्ट को कोई सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी नहीं होती है, इसीलिए अगर जैसे एक्टोपिक्स को आप मेडिसिन से कंट्रोल करेंगे ये टैकीकार्डियोमायोपैथी कुछ ही दिनों में रिवर्स हो जाएगा, कुछ ही दिनों में ये पूरी तरह नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि इसमें सेल्स नहीं मर रहे हैं। सेल्स नहीं मरेंगे तो वो उस टिश्यू वाइबल रहेगा और जैसे ही आप प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करोगे अपने आप उसका इंप्रूवमेंट पंप फंक्शन में आपको देखने को मिल जाएगा, कई बार कुछ ही दिनों में ही देखने मिल जाएगा। तो इसलिए एक्टोपिक्स अगर आपको आ रहे हैं तो ये बहुत कॉमन चीज़ है, इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा अगर आ रहे हैं तो ही ट्रीट करने की ज़रूरत है। सस्टेन टैकीकार्डिया हो रहा है
या बार बार पैल्पिटेशंस की प्रॉब्लम हो रही है तो ही ट्रीट करने की ज़रूरत है, अदरवाइज आप उसको ट्रीट नहीं करेंगे तो भी चलेगा। अगर किसी को पहले से हार्ट का अबनॉर्मलिटी है, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी है, हार्ट डायलेटेड है, हार्ट डैमेज्ड है, हार्ट अटैक आ चुका है, तो वैसे लोगों में आपको ज़्यादा सतर्कता रखने की ज़रूरत है। पर अदरवाइज ज़्यादातर लोगों में आप कुछ भी नहीं करो तो चलेगा। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो लोग पूछते हैं कि ये बाइजेमिनी, ट्राइजेमिनी, क्वाड्रिजेमिनी ये क्या होता है। कई बार क्या होता है कि नॉर्मल इंपल्स आती है, अबनॉर्मल इंपल्स आती है, नॉर्मल आती है, अबनॉर्मल आती है, यानी हर नॉर्मल इंपल्स के बाद एक अबनॉर्मल एक्टोपिक आ रहा है, उसको बाइजेमिनी बोलते हैं। यानी एक बीट के बाद एक अबनॉर्मल बीट आ रही है। वहीं अगर 2 बीट के बाद एक अबनॉर्मल आ रही है, यानी 2 नॉर्मल एक अबनॉर्मल, 2 नॉर्मल एक अबनॉर्मल, तो उसे ट्राइजेमिनी बोलेंगे। 3 नॉर्मल एक अबनॉर्मल को क्वाड्रिजेमिनी बोलेंगे। तो इस तरह से आप जितने बीट्स के बाद एक एक्टोपिक आ रहा है उसके हिसाब से आप उसको जज करोगे। ऑब्वियसली जितना ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी होगा एक्टोपिक्स का, बाइजेमिनी में ज़्यादा डेंजरस होगा, ट्राइजेमिनी क्वाड्रिजेमिनी में कंपैरेटिवली कम डेंजरस होगा, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ एक्टोपिक्स आपके दिन भर की कम हो जाती हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको समझने की ज़रूरत है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो लोग के लिए जानना ज़रूरी है कि यूनिफोकल एक्टोपिक्स क्या होते हैं, मल्टीफोकल एक्टोपिक्स क्या होते हैं। यूनिफोकल का मतलब ये है कि अगर किसी एक पर्टिकुलर साइट ही एक्टिवेटेड है और वहीं से इंपल्सेस आ रहे हैं, वो ईसीजी में सारे एक जैसे दिखेंगे और उनकी मॉर्फोलॉजी ऐसी होगी कि आपको समझ में आ जाएगा कि एक पर्टिकुलर साइट ही एक्टिवेट हुआ है, तो उसको मेडिसिन से ट्रीट करना भी ईजी होगा और ईपी स्टडी में भी ट्रीट करना इजी होगा। जबकि अगर किसी को मल्टीफोकल एक्टोपिक्स आ रहे हैं तो वो बहुत सारे साइट से आ रहे हैं, बहुत सारी जगहों से एक्टोपिक्स आ रहे हैं, अलग अलग साइट एक्टिवेट हो रहे हैं, तो उसमें हार्ट फेलियर होने का चांस भी ज़्यादा है, लाइफ रिस्क भी ज़्यादा है, ट्रीटमेंट भी ज़्यादा अग्रेसिव होगा और उसमें अगर ट्रीटमेंट से इसको कंट्रोल कर पाना भी ज़्यादा मुश्किल होगा। तो यूनिफोकल और मल्टीफोकल एक्टोपिक्स के कॉन्सेप्ट को भी समझना ज़रूरी है। ज़्यादातर अगर यूनिफोकल एक्टोपिक्स आ रहे हैं और बीच बीच में एक आध बार अगर आ रहे हैं तो उसको लिए आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर पहले से हार्ट फेलियर में है और ज़्यादा प्रॉब्लम पहले से ही आपको है, स्ट्रक्चरली डैमेज हार्ट है, तो फिर आपको डेफिनेटली ज़्यादा अग्रेसिव ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। पर अगर वंस इन अ वाइल अगर आ रहे हैं तो आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो इशू लोग पूछते हैं कि एपीसी क्या है, वीपीसी क्या है, दोनों में कौन सा ज़्यादा डेंजरस है। एपीसी यानी एट्रियल प्रीमैच्योर कॉम्प्लेक्सेस या कॉन्ट्रैक्शंस, वीपीसी यानी वेंट्रिकुलर प्रीमैच्योर कॉम्प्लेक्सेस। एट्रिया में मतलब ऊपर के 2 चेंबर से करंट आ रहा है, उसमें ये रिलेटिवली नैरो कॉम्प्लेक्स क्यूआरएस मिलेगा, और वेंट्रिकल में वेंट्रिकल से कॉम्प्लेक्सेस आ रहे हैं उसमें ब्रॉडर कॉम्प्लेक्स मिलेगा आपको। ज़्यादातर वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्सेस थोड़े ज़्यादा डेंजरस होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि वेंट्रिकल में कोई साइट एक्टिवेटेड है तो उसमें वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया और डेंजरस अरिथमियाज होने का चांस ज़्यादा रहता है। जबकि एपीसी कंपैरेटिवली एट्रिया में कोई प्रॉब्लम है उसको इंडिकेट करता है, उसमें इतना यूजली डेंजरस नहीं होता है, उसमें कंपैरेटिवली जान का खतरा कम होगा। हालांकि बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन हाँ डेफिनेटली अगर दोनों में से एक की अगर आप बात करें तो डेफिनेटली वीपीसी थोड़ा ज़्यादा डेंजरस होगा। मिसबीट्स यूजली बहुत रेयरली किसी को वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन करते हैं या कार्डियक अरेस्ट होता है इसमें, और वो तभी होता है ज़्यादातर जब लोगों का हार्ट वीक हो या स्ट्रक्चरली डैमेज्ड हो। अदरवाइज रूटीन लोगों को नहीं होता है। ज़्यादातर लोग को खाली हार्ट में एक अबनॉर्मल इंपल्स महसूस होती है, अबनॉर्मल सेंस महसूस होता है कि कुछ गड़बड़ हुआ है हार्ट में, एक फोर्सफुल सेंसेशन होता है हार्ट में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। और उसको वो भी इसलिए होता है क्योंकि जो एक्टोपिक के बाद का इंपल्स होता है उसमें ब्लड इतना भर जाता है कि हार्ट जब उसको पुश आउट करता है तो सारे सिस्टम में सडनली बहुत ब्लड गश करता है, तो आदमी को लगता है कि कुछ गड़बड़ हुआ है। पर अदरवाइज ज़्यादातर लोगों को एक्टोपिक्स का इवन पता भी नहीं चलता है। कई लोग को सिर्फ रूटीन ईसीजी करते हैं तो ही पता चलता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी जिसको 1-2 एक्टोपिक्स आ रहे हैं सबको पता चलेगा। कई लोग ये भी पूछते हैं कि साहब मेरे को इतना एक्टोपिक्स आ रहे पता ही नहीं चलता, तो वो ज़रूरी नहीं है कि सबको पता चले, लेकिन हाँ किसी किसी को उसका एबनॉर्मल सेंसेशन या पैल्पिटेशंस हो सकता है। अगर होता है और वो आपके लिए अनकंफर्टेबल है तो उसे ट्रीट इजीली किया जा सकता है, उसके लिए कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये प्रॉब्लम इजीली मैनेजेबल है। तो आज के टॉपिक में हमने साइंस एंड सिम्टम्स पर बात की कि एक्टोपिक्स की क्या रिस्क होते हैं और क्या कॉम्प्लिकेशन कर सकता है, किन लोग को चिंता करने की ज़रूरत है, किनको नहीं। यदि इस टॉपिक को संबंधित आपकी कोई कमेंट्स, कोई सजेशंस या कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियोस बनाएं तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए, हम उन टॉपिक्स को कवर करने का प्रयास करेंगे।